जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस लवर आरके में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश की प्रैक्टिस क्लास। आज हम पहली क्लास करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, धन आवेशित वस्तु में है। पूछा धन आवेशित वस्तु में है, तो इसमें हम पढ़ेंगे धन आवेशित वस्तु में है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। पूछा धन आवेशित वस्तु में है। धन आवेशित यानी ये धन आवेशित में मैंने क्या बताया था, धन आवेश कब आएगा, तब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। निकालेंगे तो कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धन आवेश आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धन आवेश आएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो द्रव्यमान भी कम होगा। इधर ही लिख देते एम, द्रव्यमान एम भी घटेगा। ओके, और इधर देखते हैं, इधर माइनस कब आएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे। इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तब कमी आएगी, देंगे यानी इसको देंगे तो कमी आएगी, मतलब माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएंगे। ओके, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़े तो यानी कुछ द्रव्यमान भी बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का कुछ द्रव्यमान होगा, वो इसमें प्रवेश किया तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ गया। हमसे क्या पूछा, धन आवेशित वस्तु में है। धन आवेशित ये है, ऑप्शन दिया न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की कमी। इसमें धन है तो क्या होगा, धन आवेशित में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, द्रव्यमान घटता है और धन आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तो धन आवेश आएगा। कैसे, वो भी समझाते हैं। पहले मान लो इसमें प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था, ये माइनस क्यू है। अभी दोनों इक्वल है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव। जब नेगेटिव को निकाल लेंगे तो इस पर क्या बचेगा, पॉजिटिव। और इस पे भी यही नियम होता है, प्लस का क्यू होता है, माइनस का क्यू होता है, यानी ये संतुलन की स्थिति में होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। इस पर जब हमने माइनस दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में, यानी -1 पहले था और माइनस दे दिया तो माइनस में वृद्धि हुई, इसलिए माइनस आएगा। ओके, तो पूछा धन आवेशित वस्तु में है, धन आवेशित वस्तु में है, धन ये है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ये लिखा इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर पूछते ऋण आवेशित वस्तु में है, ऋण आवेशित ये है, इसमें क्या हुआ, इसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तब आता ऑप्शन नंबर बी। नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर, चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं फिर। एक गोला ये लिया, एक गोला ये लिया, इस पर पॉजिटिव प्लस का क्यू, इस पर माइनस का क्यू, इस पर माइनस का क्यू, इस पर प्लस का क्यू, यानी अभी इक्वल है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिससे मैंने ये इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर आ जाता है ऑटोमेटिक पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो माइनस में होता है, जब पहले इक्वल था अब माइनस निकल आया तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस पर अभी ये संतुलन की स्थिति में है, यानी ना तो अगर इनको जोड़ देंगे तो जीरो आएगा अगर इनको जोड़ेंगे। और अब क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन अगर दिए, इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है नेगेटिव। जब अभी तो ये संतुलन में यानी जीरो है, नेगेटिव देंगे तो माइनस में ही आएगा, इसलिए इस पर आ जाता है माइनस चार्ज। ओके, माइनस चार्ज ये इतना आया। अब जब इस पे आया,
इस पे प्लस चार्ज आया यानी इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान भी घटेगा, द्रव्यमान घटेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इतना ओके। इधर इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तब नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। तो अब हमसे क्या पूछा, दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, गलत। धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, लिखा धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। धन आवेश ये है, ऋण आवेश ये है, यानी धन आवेश पर कम द्रव्यमान है, ये घट रहा है द्रव्यमान धन आवेश पर, और ऋण आवेश पर द्रव्यमान ये बढ़ रहा है, ये गया एरो बढ़ने का। तो क्या है इसमें, क्या लिखा, धन आवेशित गोले का द्रव्यमान, धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम है, ये ज्यादा है ये कम है, और आ गया क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और नीचे क्या लगा है, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम है, गलत है, क्योंकि ऋण आवेशित में बढ़ रहा है तो ज्यादा होगा, और धन आवेशित में घट रहा है तो कम होगा। और इसमें लिखा है ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान धन आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम है, तो सीधा सीधा गलत हो गया, ऋण आवेश पर ज्यादा द्रव्यमान है और इसमें बोला है कम है, और प्रोडक्ट में से कोई नहीं है, तो सीधा गलत है। तीसरा क्वेश्चन थर्ड, 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। फॉर्मूला हमने आपको बताया था, 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। फॉर्मूला मैंने बताया था Q बराबर NE, हमसे पूछा है संख्या यानी n पूछा है, n बराबर Q बटा गुणांक रहता है अपॉन में, Q दिया है 8 अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, पहले मैंने बताया था पीछे क्लास में। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गया, 1680 क्या आया 5 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि संख्या इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये पढ़ाया था। K बराबर हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। हमें पूछा एप्सिलॉन नॉट, ये हमसे पूछा है, एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा Q1 Q2 बटा जितना गुणांक है वो बटे में जाता है, एप्सिलॉन ये ऊपर चला गया, F इधर आ गया, तो क्या आया 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। तो मात्रक क्या बना, मात्रक बना Q कूलाम, ये Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसमें हम लिखेंगे कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात पूछा है। तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण बराबर गुरुत्वीय बल बराबर होता है 10 की घात -43 10 की घात -43 इक्वल टू स्थिर वैद्युत बल। और हमसे पूछा है गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बल का अनुपात पूछा है, तो इसके जो ये गुणांक में वो अपॉन में कर देंगे, यानी गुरुत्वीय बल अपॉन स्थिर वैद्युत बल इक्वल टू क्या बचा, ये अपॉन में आ गया तो बचा 10 की घात -43, यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा है प्लस का 1 माइक्रोकूलम तथा प्लस का 4 माइक्रोकूलम के दो आवेशित कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में रखे हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात पूछा है। बल होता है F बराबर होता है K Q2 बटा R स्क्वायर। वायु के लिए K इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट हो गया और एक दूरी कुछ दूरी पर दूरी भी समान हो गई, ये भी समान हो गया। तो क्या बचा F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली Q1 Q2। अब अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा F बराबर ये वाला अनुपात अगर लेंगे 1/4 अपॉन अगर F डैश कर दें यहाँ F डैश बराबर क्या आएगा 4/1 काटेंगे क्या आएगा 1/1। ऐसे कर लो या तो सीधा यहाँ कर लो। ये हो गया F1। अगर F2 निकाल लेंगे तो F2 बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। दूरी समान है तो क्या आया ये कैंसिल हो गया, के भी कैंसिल हो गया। Q1 दिया है 1 गुणा Q2 4 अपॉन Q2 अगर पहले कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Q2 होता है 4 गुणा 1, कैंसिल करेंगे 1/1 ही आएगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा यदि प्लस का 1 माइक्रोकूलम तथा प्लस का 4 माइक्रोकूलम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, फिर वही फार्मूला F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये आ गया। दूरी 10 सेंटीमीटर, दूरी समान हो गई। ये मान लो अगर F1 अगर F2 निकालेंगे तो F2 अगर इधर निकाल लें F2 बराबर आ K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। दूरी 10 सेंटीमीटर सेम दूरी है, कट जाएगी, ये कट गया, क्या आया इक्वल टू में Q1 1 गुणा 5/5 गुणा 1 इक्वल टू 1/1। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है एक निश्चित दूरी पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश प्लस का 4Q तथा माइनस का 2Q है। गोले के बीच आकर्षण बल F है। यदि गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच बल होगा। स्पर्श करा के पुनः उसी दूरी पर रख रहे हैं तब बल पूछा है। पहले मतलब स्पर्श नहीं करा तब बल F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और जब इस और ये हो गया, जब स्पर्श कराएंगे तब क्या आएगा, ये मान लो F1 है। F2 मान लो जब स्पर्श करा के फिर अलग रखना। दूरी तो उतनी ही है, दूरी मतलब बराबर है तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। के पहले जब स्पर्श के पहले ये है, स्पर्श के पहले मतलब जब स्पर्श नहीं कराया तब ये है, तब आवेश कितना था 4Q 4 और इधर माइनस का 2 अपॉन दूरी R स्क्वायर। जब स्पर्श करा दिया तो आपस में स्पर्श कराया यानी प्लस का 4 माइनस का 2 कितना बचा कितना बचा 2 को जब अलग अलग करेंगे तो 1 हो गया, 2 का आधा 1 मतलब 1 कूलम ये बटा R स्क्वायर। दूरी समान है, R स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, क्या बचा 8 माइनस का 8/1। हमसे पूछा है स्पर्श कराने के बाद यानी F2 पूछा है और इधर ये क्या आया, ये F1 इधर ये F1 बराबर माइनस का 8 अपॉन F2 बराबर 1। हमें पूछा F2 पूछा, ये पूछा है तो क्या आएगा F2 बराबर ये इधर बटन चला जाएगा। F2 बराबर पूछा है, F2 बराबर क्या आएगा, F2 ये है तो माइनस का 8 इधर आएगा, ये उधर चला गया। F2 बराबर आया F1/8 माइनस का, इतना आया आंसर यानी माइनस का F/8 इतना आंसर।
माइनस नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये आंसर। इसमें मॉड लिया, मॉड ले लिया तो माइनस हट जाएगा, यदि इसका मॉड लेंगे तो माइनस हट जाएगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दो समान गोले क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू डैश रख दिया जाता है। यह तीन आवेश का निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू डैश का मान होगा। ये एक फिगर बन गया, ये ऐसे इधर क्यू है आवेश, इधर क्यू है, इधर ये क्यू डैश है। इनके बीच की दूरी एल है, इसके बीच की दूरी एल है, टोटल दूरी 2l हो गई, टोटल दूरी 2l हो गई। फार्मूला होता है F बराबर होता है K Q1 बटा R स्क्वायर। संतुलन में कब होंगे? जब ये दोनों बराबर होंगे यानी जब इनका टोटल चलो रहने दो। F1 ये हो गया, F2 ये हो गया। F2 बराबर K Q2 बटा, पहले दूरी L है, इधर L मैंने मानी तो इधर भी L कर दे, कोई दिक्कत नहीं, इधर L कर दी। इधर Q1 और Q2 इनके बीच की दूरी L है, या फिर इनके बीच की दूरी L मान लो, एक कोई भी ले लो। इनके बीच की दूरी L है तो L स्क्वायर हो गया। टोटल इनके बीच की दूरी 2l है, तो 2l का स्क्वायर करेंगे 4l स्क्वायर, इतना आया। अब इधर समझते हैं, दोनों का योग कर दें। F1 प्लस F2 बराबर 0। F1 दिया K, Q1 की जगह इसमें एक कोई भी ले लें, एक है Q डैश, एक है Q बटा L स्क्वायर, योग करेंगे इसका। K दूरी 2l है, 2l का स्क्वायर Q1 की जगह है Q, और ये भी Q है, दोनों का Q स्क्वायर हो गया अपान 2l का स्क्वायर करेंगे 4l स्क्वायर आएगा। K Q डैश Q अपान L स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये माइनस इधर जाएगा, माइनस होगा Q स्क्वायर अपान 4l स्क्वायर, L स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल। हमसे पूछा है Q डैश बराबर, इधर करेंगे, Q डैश बराबर आएगा ये Q अपान माइनस का Q अपान 4, आंसर बी नंबर है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावर्तकांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होगा। F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, दूरी समान कांस्टेंट, K कांस्टेंट, गलत हो गया। F बराबर होता है FM बराबर होता है F बटा K। F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या दिया? दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावर्तकांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में बलों का अनुपात पूछा। ये हो गया F1। अगर F2 निकालेंगे, F2 होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, K पहले वायु के लिए K बराबर होता है 1, और Q1 Q2 सेम रखेंगे अपान R स्क्वायर सेम रखेंगे। K परावर्तकांक वाले, अब K की जगह K आए तो K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर से कैंसिल, K बचा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 1 अपान K आंसर आया। 1 अपान K, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तन के हो सकता है। विद्युत रोधी के लिए मैंने बताया था पिछली क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लास में, के का मान वायु के लिए, वायु या निर्वात के लिए के इक्वल टू 1 होता है। अगर पूछ दे के का मान धातु के लिए, अगर धातु के लिए पूछ दे तो होता के बराबर इन्फिनाइट। अगर पूछ दे माध्यम परावैद्युत माध्यम के लिए पूछ दे, परावैद्युत माध्यम के लिए, माध्यम या विद्युत रोधी माध्यम के लिए, तो के का मान होता है 1 से बड़ा हमेशा। तो हमसे पूछा विद्युत रोधी माध्यम के लिए पूछा है तो 1 से बड़ा होता है, -1 1 से छोटा है, 0 1 से छोटा है, 0.7 0 से छोटा है। आंसर सी, ये आंसर डी इज राइट आंसर। 6 क्योंकि 1 से बड़ा है इसलिए 6 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, Fm बराबर F/K। लिखा है वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत माध्यम पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा। के परावैद्युतांक वाली पदार्थ कोई रखेंगे तो के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखेंगे तो के बढ़ेगा, क्योंकि वायु के लिए तो 1 होता है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर माध्यम रखेंगे तो उसका कुछ मान होगा, के बढ़ेगा तो Fm घटेगा, यानी बल घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आ गया समझ? क्योंकि फॉर्मूला होता है F बराबर F/K। पहले के लिए 1 था, मान लो ये F1 है जैसे, अब F2 निकालेंगे, F2 इधर कर लें, F2 बराबर तो F/K। अब पहले के वायु में था, वायु के लिए के बराबर 1 होता है, यानी F बराबर 1, के माध्यम वायु के लिए के बराबर 1/F के। अब के लिखा परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, यानी के ही रखेंगे, के होता है परावैद्युत पदार्थ, यानी के रखेंगे, F से F कैंसिल खत्म, और ये तो ऑटोमेटिक अभी घटेगा, सीधी बात है। क्योंकि इधर से जब ये खत्म हो गया तो ये जो लगेगा ये भाग लगे, ये होता है ये ऊपर जाएगा तो पूरा कर दे सोल्व। F1 बराबर के, ये अनुपात 1। F2 पूछा है, अब अगर हम इसको F2 निकालेंगे, इधर आ जाएं, F2 बराबर निकालेगा, F2 बराबर तो क्या आएगा F/K आया। तो वही तो मैंने ये लिखा था, ये इतना फार्मूला वही तो लिखा था, सीधी बात है। तो अब के बढ़ेगा, यदि के पदार्थ पट्टी रखेंगे तो के बढ़ जाएगा, के बढ़ेगा तो F2 घटेगा, वही आंसर लगाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा। विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ाया था E बराबर होता है F/Q, ये एक फॉर्मूला पढ़ाया था। एक पढ़ाया था E बराबर V/D, एक ये पढ़ाया था, याद है दोनों। इससे निकालेंगे तो इससे आएगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होगा कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका आया। अगर इससे निकालें इससे आएगा वोल्ट, विभवांतर होता है वोल्ट में, तो आया वोल्ट प्रति दूरी, मीटर में वोल्ट प्रति मीटर आया। अब देखते हैं कौन, वोल्ट प्रति मीटर सही है, वोल्ट प्रति मीटर होता है न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर ये भी सही है, न्यूटन प्रति कूलम ये भी सही है। ये इसमें 2 ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी, सी भी सही है। कि विद्युत क्षेत्र का पूछा है, एक तो होता वोल्ट प्रति मीटर, इससे आया ये भी सही है, और E बराबर F/Q न्यूटन प्रति कूलम ये भी सही है। इसमें 2 ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने पढ़ाया E बराबर F/Q, एक ये पढ़ाया, एक पढ़ाया E बराबर V/D, एक ये पढ़ाया,
इससे आएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, तो ये आ गया, ये भी सही है। और इससे आएगा ई बराबर न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये भी सही है। और एक होता है इससे करते हैं ई बराबर एफ अपन क्यू, और एक हमने ये इधर आया, एक हमने पढ़ा डब्ल्यू बराबर एफ एस, हमें निकालना एफ बराबर करेंगे आएगा डब्ल्यू अपन एस, तो वही इधर रख देंगे एफ, तो क्या बनेगा ई बराबर एफ की जगह रखेंगे डब्ल्यू अपन एस इंटू क्यू, तो क्या बना डब्ल्यू जूल वर्क डन, यानी कार की मात्रा होता है जूल, एस दूरी की मात्रा होता है मीटर, क्यू होता है आवेश का मात्रा होता है कूलाम, तो क्या बचा जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, ये भी सही है, तो ये आंसर गलत है। पूछा क्या निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो ये वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। इसमें ये चलता है आवेश के अनुसार। इसमें सबसे ज़्यादा आवेश है अल्फा कण का। अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये सबसे ज़्यादा आवेशित है, इसलिए अगर ये इसके पास जाएगा, विद्युत क्षेत्र के पास जाएगा, तो इसे तेजी से विक्षेपित करेगा। यही सी नंबर राइट आंसर है। और न्यूट्रॉनों का आवेश तो बिल्कुल शून्य होता है, ना के बराबर। गामा का भी कम होता है, एक्स किरणों का भी कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है अल्फा कणों का, तो यही तेजी से विक्षेपित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, तब उन पर लगने वाले बल विद्युत बल के बराबर होंगे। इसका फॉर्मूला वही मैंने एक आगे पढ़ाया था, E बराबर F/Q। इससे अगर हम F निकालेंगे, F बराबर होगा QE। E लिखा एक समान विद्युत क्षेत्र में, E कांस्टेंट हो गया, तो F प्रोपोर्शनल आया Q। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पूछ दे FP बराबर पॉजिटिव आया, और FE बराबर इलेक्ट्रॉन के लिए FE निगेटिव आया, उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। गलत है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कहाँ बराबर हुए, बलों के परिमाण बराबर होंगे, ये बात सही है। अगर इनका परिमाण लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये भी क्यू आएगा, ये भी क्यू आएगा, यानी दोनों बराबर आ गए। अब इस कंडीशन में ये बराबर है, दोनों बराबर हैं, क्यू बराबर, यानी FP प्रोटॉन का बल और इलेक्ट्रॉन का बल, इस कंडीशन में ये बराबर है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। एक अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान होगा। बल पूछा, अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, ये E बराबर F/Q। इससे अगर डायरेक्ट F निकालेंगे, F बराबर होगा QE। अल्फा कण दिया, ये दिया अल्फा कण। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 2 गुना, प्रोटॉन का 2 गुना। प्रोटॉन का होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये कर दिया मैंने दुगना, 2 का गुणा कर दिया, दूना हो गया। E दिया 15 गुणा 10 की घात 4, कैलकुलेट करेंगे, ये 2 ये 15, ये हो गया 32 कर दें, ये सीधा 32 गुणा 10 की घात माइनस का 15 बची इंटू 15, कैलकुलेट करेंगे। 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 3 45, 3 48, यहाँ 0 आया, 10 की घात माइनस का 15। अगर ये दशमलव इधर खिसकाएंगे, इधर लाएंगे, तो आएगा 4.8 गुणा 10 की घात माइनस का 14 बल है, इसीलिए मात्रक आया न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस Q तथा माइनस Q के बीच बल F वेक्टर है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे, तो कार्य होगा। कार्य पूछा है, ये हो गया कोई पॉइंट
इसके चारों ओर एक चक्कर काट रहा है, यानी Q2 चक्कर काट रहा है, ये Q1 स्थिर हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है W बराबर होता है FS cos थीटा, cos थीटा होता है। ये फॉर्मूला तो ज़्यादातर याद ही होता है सबको, नॉर्मल वाला। ये होगा एक पॉइंट Q1 और ये चक्कर काट रहा था, इसके बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यानी 90 डिग्री। अब इधर हम रखेंगे W बराबर FS cos 90, cos 90 डिग्री 90 डिग्री का मान होता है 0, पूरा 0 हो गया, यानी W कितना है 0। ये नहीं तो डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट याद रखो। किसी वृत्त पर किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। और एक और होता अपकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ये भी नोट कर लो, नंबर फर्स्ट ये है, नंबर सेकंड ये 2 क्वेश्चन याद कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वृत्त में किया गया कार्य होगा, तो किसी भी वृत्त पर कार्य किया जाए वो हमेशा 0 होता है। और अपकेंद्री बल के कारण पूछते तो भी 0 होता है, क्योंकि अपकेंद्री बल हमेशा ये होता है, अपकेंद्री बल हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी ये होता है अपकेंद्री बल जो सेंटर लगे, यानी अपकेंद्री बल हमेशा अंदर की ओर लगता है। अभिकेंद्री गलत हो गया, अभिकेंद्री बल अंदर की ओर लगता है, अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन करेंगे, नेक्स्ट डे यानी कल करेंगे शायद। थैंक यू, आपने क्लास देखी। अभी मैं नई क्लास चला रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाएं, पर आप सपोर्ट कीजिए। कुछ ही दिनों में बेहतर क्लास दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।